तो लो जी, आ गए फिर एक नए मुद्दे के साथ। देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर जो नया बिल पारित हो रहा है उसकी बड़ी चर्चाएं हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है और जो नए नियम आए हैं उनमें किस तरीके के बदलाव करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। बड़े आसान और सरल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के बदलाव करने की बात सरकार कर रही है इस बोर्ड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत कम समय में ये ब्रीफ कर देता हूं कि आखिर में वक्फ क्या होता है और वक्फ बोर्ड एक्ट क्या चीज है जिसकी चर्चा देश के अंदर हो रही है। तो अगर वक्फ बोर्ड को देखें तो ये माइनर कम्युनिटी के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था और साल 1954 के अंदर वक्फ बोर्ड को पहली बार पारित किया गया था और इस तरह का कोई एक्ट बनाया गया था और तब से ही इस एक्ट की इंडिया के अंदर शुरुआत हुई। अब वक्फ किसे कहते हैं, देखिए, जिस तरह लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं उसी तरह एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग अगर अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई कीमती चीज दान करना चाहते हैं या उसे अच्छे कामों के लिए डोनेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पास दो घर है और एक मकान है जिसके अंदर वो रहता है और वो चाहता है कि दूसरे मकान को वो अच्छे कामों के लिए या अच्छी नीयत से अच्छी चीजों के लिए दान करना चाहता है और उस संपत्ति को जब वो दान में देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है और दानी को उस समय वाकिफ कहा जाता है। अब जब कोई अपनी संपत्ति को वक्फ करार दे देता है तो उससे ये मतलब निकलता है कि अब उस संपत्ति पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है। अब वो संपत्ति अल्लाह की हो गई है और अल्लाह ही उस संपत्ति का मालिक है। अब अल्लाह तो दिखाई सुनाई देते नहीं है, तो उस संपत्ति को हैंडल कौन करेगा, उस संपत्ति को मैनेज कौन करेगा, उन संपत्ति का रखरखाव कौन करेगा, उससे होने वाली कमाई का ध्यान और निगरानी कौन रखेगा या उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। और इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीजों का रखरखाव और ध्यान रखने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया। अब जो 1954 में पहली बार वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए सन 1995 के अंदर और नया एक्ट निकल कर आया वक्फ बोर्ड एक्ट 1995। और उसके बाद 2013 में फिर एक बार वक्फ बोर्ड की चीजों में संशोधन किया गया, उसके एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, कुछ नियम जोड़े गए। लेकिन साल 2013 वो साल था जहां पर वक्फ बोर्ड को एक बड़ी ताकत मिल गई थी और बड़ी पावर वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी और यहीं से झगड़े शुरू हुए, यहीं से प्रॉब्लम खड़ी हुई और यहीं से संपत्तियों को लेकर डिस्प्यूट होना शुरू हुए। क्योंकि देखिए, जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो लड़ाइयां हो रही है या जो केस लगे हुए हैं या जो चीजों को लेकर इतनी सारी चीजें चल रही है वो किसी हिंदू या मुसलमान के बीच के मैटर नहीं है, बल्कि आपसी मुसलमान और मुसलमान के बीच के मैटर चल रहे हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जब नियमों में इतनी सारी छूट दी गई थी, इतनी सारी पावर दी गई थी, तो ये समस्याएं शुरू हुई कि वक्फ बोर्ड जाकर अगर किसी संपत्ति के बारे में कहता था कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है या ये वक्फ की संपत्ति है, तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो ये कहता था कि नहीं ये संपत्ति मेरी है, या कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जिसका ये कहना था कि नहीं नहीं ये संपत्ति हमने वक्फ बोर्ड को दी ही नहीं है या इस संपत्ति को वक्फ नहीं किया है, तो उसे ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि वक्फ के समय अगर आप ये केस लगाते हैं या आप इस बात का मुकदमा करना चाहते हैं कि ये संपत्ति वक्फ नहीं है, तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में हो सकता है और पूरी साल लग जाते हैं लोगों को ये साबित करने में कि ये संपत्ति वक्फ नहीं है बल्कि हमारी संपत्ति है, हमने इसे वक्फ नहीं किया है। और वक्फ के पास इतनी ताकत थी कि उस समय ये मौखिक होता था कि भैया व्यक्ति बोलकर अपनी संपत्ति को वक्फ करता था और मौखिका ना होने की वजह से न तो वक्फ के पास ये प्रमाण होता था लिखित में कि इसने वक्फ करी है, न ही जिसकी संपत्ति वो ये साबित कर सकता था कि उसने इस संपत्ति को वक्फ नहीं किया है, क्योंकि फाइनल फैसला देने का अधिकार वक्फ के चेयरमैन को ही होता था और अगर उसने कह दिया तो फिर वो फाइनल माना जाता था, किसी और को इसके बीच में इंटरफेयर करने का हक नहीं था। और जब इस तरीके के केस बढ़ने लगे, इस तरीके की चीजें होने लगी, गवर्नमेंट के पास इस ऐसे बहुत सारी शिकायतें जब गवर्नमेंट को मिली तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस एक्ट में कुछ संशोधन की आवश्यकता है और कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। और इसी को लेकर संसद के अंदर सरकार ने एक बिल पारित किया जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अब वो क्या संशोधन है उसको मैं बड़ा एक्सप्लेन करता हूं, आपको आसानी से समझ में आएंगे आपको। तो यह है कि नए वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट का यह कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, वहां पर चेयरमैन के रूप में या अध्यक्ष के रूप में
एक पूर्व जज को, एक रिटायर जज का होने का प्रस्ताव रखा गया है। मानवाधिकार आयोग हो गया, ऐसी कई सारी बड़ी संस्थाएं जिनमें पहले से ये चीजें चली आ रही है कि उनके अध्यक्ष के रूप में एक रिटायर जज को नियुक्त किया जाता है। तो वही सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में भी उसी तरह का नियम होना चाहिए कि एक रिटायर्ड या पूर्व जज को वो अध्यक्ष के रूप में चुने। अगला ये कहना है गवर्नमेंट का कि केंद्र या राज्य के वक्फ बोर्ड के क्षेत्र का जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है, वहां का जो भी विधायक है, वहां का जो भी सांसद है, वो भी वक्फ बोर्ड का एक सदस्य होना चाहिए। और साथ में ये भी कहना है कि वो किसी भी धर्म या समुदाय या जाति का हो सकता है, क्योंकि प्रतिनिधि जब आपने चुना है तो वो किसी भी धर्म जाति का आप चुनते हो, तो वो जब उसका सदस्य बनेगा तो फिर वो किसी भी धर्म या जाति का हो सकता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक मंदिर समिति है, तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके अध्यक्ष एक मुस्लिम है। वहां के राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम को वहां का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जब वहां ये चीज अगर ऑलरेडी हो चुकी है और ऐसा हो रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी डिबेट का हिस्सा बनता है। तो किसी भी जाति धर्म का जो भी प्रतिनिधि होगा वो भी उसका एक सदस्य होना चाहिए। आगे गवर्नमेंट एक बदलाव करना चाहती है कि स्टेट का वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल का वक्फ बोर्ड हो, उसमें दो दो महिलाओं को नियुक्त करना या उनको होना आवश्यक कर दिया है कि भैया 2 महिलाएं कम से कम आपके इसमें 2 सदस्य होना चाहिए, ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण मिले और उनका भी इन्वॉल्वमेंट आए इस चीज के।